राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का औपचारिक रूप से अभिनंदन और स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संगठन नेताओं के बदलने के बावजूद भाजपा के आदर्श और मूल सिद्धांत सदैव स्थिर रहते हैं और पार्टी की भावना कार्यकर्ता केंद्रित है। कार्यक्रम में केंद्रीय वरिष्ठ नेता, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और पार्टी के उज्जवल भविष्य पर भरोसा जताया। सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने
अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बरदौली, गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 जनवरी 2026 को समृद्धि यात्रा के तहत जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कुल 325.48 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। ग्रामीण सड़कों को जोड़ने, अस्पताल भवनों का निर्माण, स्कूलों के उन्नयन और जल संचयन परियोजनाओं सहित कई योजनाएं शामिल थीं। भारी सुरक्षा प्रबंध में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। मुख्यमंत्री ने सभा में 7 निश्चय योजनाओं की जमीन पर प्रगति पर चर्चा की और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। अपने भाषण में उन्होंने 2005 से पहले के शासनकाल की तुलना कर एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था एवं विकास की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है, जबकि पहले स्थिति बदहाल थी। आप भी सुने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संबोधन। कि हम लोगों को सरकार में कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बना था और उसके बाद से लगातार ही चल रहा है। 4 के बाद 5वां राउंड में चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और सब तरह से काम किया। उस समय जो कुछ भी था, तो आप तो जानते हैं मुस्लिम वाले के लिए भी क्या स्थिति थी। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। शिक्षा का काम हो, हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, अनियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना शुरू की। और पहले इन लोगों के लिए तो हम लोगों को कहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग बना लीजिए, तो 3,68,000 वो लोग बना के कर रहे थे। और बाद में फिर हमको लगा इधर 2023 में हम लोगों ने फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सबको हम लोगों ने, और बीपीएससी के थ्रू हम उसको काम करवाए। तो उसमें हम लोगों ने फिर उसके अलावे 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जिस समय हम लोगों ने इसकी शुरू किया था, तो उस समय जो 2006 वाले 3,58,000 वाले थे नियोजन, उसमें भी कुछ लोग इसमें भाग लिए थे। तो उसी में 48,976 सरकारी शिक्षक भी इसमें पास हो गए थे, जो हम लोग 2,58,000 किया। तो फिर हमने उन लोगों के लिए कहा कि भाई इसके लिए बीपीएससी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए एक अलग सा परीक्षा साधारण करेंगे, अलग से फिर उसको इसमें लगवाएंगे। तो ये सब जो काम करा दिया और फिर इस तरह से सब तरह से काम करना, एक एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा हुआ। पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी,
इसके पहले बहुत खराब थी, बाद में हम लोगों ने इसको शुरू किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब जो देखिए कि मानते था 39 लोग हुए, तो उसी में हम लोगों ने तो पूरा का पूरा कर दिया। अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज, अब पहले 1-2 आता था, तो इतना सब कुछ करा दिया गया। अब पहले मात्र जो भी था 6 मेडिकल कॉलेज थे, पहले का जो भी था सरकार, तो उसमें मात्र 6 ही था। तो ये लोग जो बीच में आए थे, तो इन लोगों को तो पहले ही से था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने उसके बाद कहा कि इससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो उसके लिए तो तुरंत 12 भी हो गया है और 27 जिलों का हर अब जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इनको शीघ्र देखिए कि पूरा किया जाएगा, इस सब के लिए काम सब किया जा रहा। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में ये जो था सड़कों और पुल पुलियों का देश में हमने कराया था, तो सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, पटना सबसे दूर वाला जगह था, उसके यहाँ आने में 6 घंटा का समय लगा। तो ये काम हो गया था 2016 तक में। अब राज्य में इसके बाद और बढ़ते जा रहा है, तब बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों का, रेल ओवरब्रिज का, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। तो इसमें अब जान लीजिए कि अब सबसे दूर से पटना में हो गया है, 5 घंटे में सब दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंच रहा था। इस तरह से सबसे काम हुआ। और फिर वर्ष 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप, एक की भी हम लोगों ने करा दिया 2008 से, कृषि रोड मैप बनाया। अब वो जान लीजिए हैं 2008 से 12 तक एक हुआ, दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक, तीसरा हुआ 2017 से 24 तक, और अभी चौथा हो रहा है 2024 से 2029 तक। तो सब जगह ये काम कराया है। तो वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 24 से 25 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम, तो सब कुछ किया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतिगत पहलों की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों, युवाओं और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर है। उन्होंने बताया कि कृषि, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से तकनीक के माध्यम से योजनाओं की निगरानी की जा रही है। उन्होंने राज्यों के साथ समन्वय और जनभागीदारी को विकास का आधार बताया। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि आने वाले समय में नीतिगत सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण ढांचे को और मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। आइडिया होता है राष्ट्र प्रथम, देश का विकास। अब कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दी है। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापूजी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, ये तो मैं प्रमाणित करूंगा।
मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा, झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है। फरेब का पर्दाफाश होता है, सच सामने आता है। करना हो तो कोई ठोस काम करें। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी, हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा, ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में बनी, अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे, तब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुआ, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं, पुख्ता इंतजाम किया। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्षांत 2025 की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर मीडिया को जानकारी दी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं नीतिगत पहलों पर केंद्रित थी,
जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी चालित विकास की दिशा पर विशेष जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत की भविष्य की प्रगति स्पेस, समुद्र विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी तथा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार आधारित होगा। उन्होंने डीप ओशन मिशन और गगनयान कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत एक साथ अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) फंड के तहत उद्योग समर्थित परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत जल्द ही फंडिंग शुरू हो जाएगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर में अनुसंधान संशोधन को बढ़ावा मिलेगा। Now, this is a technology which I have been discussing with Mr. Pathak and also CRI for a long while before Mr. Shekhar took over, his predecessor as well, who was speaking on the video. Now, the point is that I think, of course, I'll come to that a little later, the utility part of it. And of course, picking up from where Mr. Pathak was mentioning that to reach out to the potential startups. So, in fact, I had said two things. Second, he has avoid embarrassment. I said we should reach out to the startup because the potential entrepreneur, so that we make a choice. Otherwise, what happens is that we entertain the one who comes to us. He may not be the best, but just because he's reached out to us, because everybody knows that you have to run around the corridor. So we'll have a choice. And second, we also have to make sure that he invests as much as we do. Because usually the mindset is that 20% is invested by the private sector and 80% by the government sector. And government sector is, seen as a very liberal funding agency. So I'm glad that both the purposes are being served over here. This entire project is about 197 crore, and out of that 95 crore has been spent by Mr. Pathak, and more than him, the other parties. So we are also actually changing the kind of PPP model culture, where the private sector becomes equal partner. And for that, as you must have read in the newspapers as well, we recently launched the RDI scheme, and the first lot of it is being rolled out somewhere around the 31st of January or so, which would also accelerate industry participation in a big way, particularly in the domains which are relatively newer ones, including this one, which is not very much known among the potential entrepreneurs, also among the other stakeholders. And likewise also in the more recent domains which have opened up to the private sector, like the nuclear sector, etc. Now, as far as the iron and steel road construction is concerned, or the steel slag, I think 3-4 major advantages we should go to the common people and also to the users, potential users through the media. One is the sustainability. So that's most important, because in a heterogeneous country like India, we have even our road construction requirements are variable. For example, I worked in Northeast for over 7 years. You just have a working period of 3-4 months in a year. And most of the time it's raining, and many a time the road gets washed out. And therefore, this is a technology which ensures sustainable road, as was mentioned by Mr. Pandey. Also doesn't require repair. And since the timeline is shorter, you can complete it in a limited period of 3 or 4 months, which doesn't happen usually. We overshoot the targets. So from that point of view, I think since they were enumerating the number of states that have already used it, like for example, Karnataka, Uttar Pradesh, Assam, to an extent, Gujarat, Jharkhand, Andhra Pradesh, I think we have to now target the Himalayan states, which possibly require more than others. We had a huge havoc of flash floods in the border districts of Punjab, situated along the zero line in the Pak border. So also the other side, Jammu Kashmir, also situated along the hilly terrains of the Himalayas. Also Arunachal, Uttarakhand again we came through all this. So I think those are the states which need to be sensitized. So we would, I would also suggest to Mr. Pathak to write to these respective secretaries, because wherever I go, I carry the passion of, talking about the technologies that we have which are applicable there. And I was a little disappointed that I came across one of the chief engineers of roads and buildings in one of the states, I don't wish to name,
He was not aware of this technology. So I told myself, he is not aware, who would? And he does not even know that there is something like that. As I said last time, he does not know that he does not know. So if he had known, then he would have reached out to you. So we need to sensitize. We could prepare small visuals, even you, because that's a good business prospect for you if you are spreading out to 5-6 states. These are your potential areas, potential buyers. Arunachal Pradesh is huge. Incidentally, now before coming here, I was with the Arunachal Pradesh CM for about an hour. Now I am regretting I should have spoken about this because it just slipped out of my mind that I am coming here. There you actually require it. And Uttarakhand, you saw all that happening, to an extent Himachal. So one of the advantages is sustainability, the other is the cost, as was being mentioned even in the video, nearly 15-20% lower cost. Third is the environment friendly, because we talk these days. So what better than that? Industry friendly, because industry is also happy, because it's a new domain. Waste to wealth, as was being mentioned by Mr. Pathak. So this also lives up to various flagship ideals of Prime Minister Modi and the government that stands for. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आज दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची, जहां आप कार्यकर्ता और आरएडब्ल्यूए की प्रधान रचना यादव की हत्या कर दी गई। आतिशी ने इस अवसर पर रचना यादव के परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की सुरक्षा और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना बेहद जरूरी है। स्वर्गीय रचना यादव कोई आम नागरिक नहीं बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थीं और अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह भी थीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस संबंध में उनके द्वारा मांगा गया मुलाकात का समय उन्हें दिया जाएगा। दिन दहाड़े मर्डर होता है, 2 घंटे तक बगल में पुलिस स्टेशन है, कोई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आता है। कौन महिला थी? ये वो महिला थी जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए की प्रधान थी। ये वो महिला थी जो 3 साल पहले अपने पति के हुए मर्डर में मेन गवाह थी, जो गैंगस्टर्स के खिलाफ खड़े होके पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने गवाही दे रही थी। और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि वही लोग जो गवाह उनके खिलाफ गवाही देने वाला था, दिन दहाड़े उसका मर्डर कर देते हैं। क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली का। रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं। 2 दिन पहले कल्याणपुरी में मर्डर हुआ, फिर यहाँ पे कल शालीमार बाग में मर्डर हो गया है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, कुछ दिन पहले पीतमपुरा में शूट आउट हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही है। मैं आज अमित शाह जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं? आप किस चीज में व्यस्त हैं कि आप दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे सकते? ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा है। अगर यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, एक आरडब्ल्यूए की प्रधान सुरक्षित नहीं है, एक मर्डर केस की विटनेस सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? अमित शाह जी से मैंने मिलने का समय मांगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अमित शाह जी को दिल्ली के लोगों की चिंता है तो वो समय देंगे और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।